बाबा साहब को मानने वाला जय भीम के साथ जय श्री राम तो नहीं बोल सकता। ये बाबा साहब को इससे भद्दी गाली तो नहीं हो सकती। मीडिया चूंकि दक्षिणपंथियों के पास है, बहुजनों के पास, दलितों के पास, पिछड़ों के पास तो है नहीं। उन्होंने कभी खड़ा करने की कोशिश भी नहीं। एक ही जाति के नेता को लगता है कि अपनी जाति का कोई दूसरा नेता ना खड़ा हो जाए, वो इनसिक्योर हो जाता है। वो ऐसी जैसे लोगों की जगह कैसे बनती है? इसका मतलब है कि पॉलिटिकली आप फेल हुए। बहन जी जितने कटु तरीके से समाजवादी पार्टी को देखती है या कांग्रेस को देखती है, चंद्रशेखर को तो देखती ही देखती है, इतने कटु तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को नहीं देखती। ऐसे में चंद्रशेखर की आमद जो है भारतीय राजनीति में वो नए झोंके की तरह है, उसमें उम्मीद दिखती है। चंद्रशेखर अपनी पहचान जातीय नेता के तौर पर नहीं देखते और यही चंद्रशेखर की खूबी है। अब ये समय बताएगा कि वो इसको कितनी दूर तक ले जा पाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं नोएडा में हूं और मेरे साथ जो शख्स हैं परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी बता देता हूं कि मौजूदा दौर की पत्रकारिता में वो आवाज हैं जो सीना तान करके सत्ता से आंख में आंख मिला करके सवाल करते हैं। नवीन कुमार जी मेरे साथ में हैं, आर्टिकल 19 के संपादक हैं। बिहार के आप चूंकि रहने वाले भी हैं, इसलिए मैं शुरुआत वहीं से करता हूं, क्योंकि बिहार चुनाव के जो रिजल्ट आए उसके बाद उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं कि मुझसे जब विपक्ष के नेता मिलते हैं तो एसआईआर शब्द से, ईवीएम से बहुत घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि इसके होते हुए हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो क्या लगता है आपको, बिहार चुनाव केवल एसआईआर चुनाव आयोग के दम पर हो रहा था या फिर उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं? नहीं, एसआईआर और वोटर लिस्ट तो एक बड़ी वजह है ही। जिस तरीके से रेलगाड़ियों में भरकर लोग वोट डालने के लिए गए और फिर वहां से भीड़ बकरियों की तरह वापस भेज दिए गए, और उसके बहुत सारे विजुअल्स आपने भी देखे होंगे। जिस तरीके से मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा था, जनता रिएक्ट कर रही थी, उसमें खुद भाजपा ने भी नहीं सोचा होगा कि ये नतीजा आएगा। लेकिन बावजूद इसके केवल यही एक कारण नहीं है, और ये विपक्ष के नेता खुद ही कह रहे हैं कि केवल इस वजह से हम नहीं हारे हैं। ये एक वजह है, लेकिन बहुत सारी वजहों में से। और ये बात सच है कि जो पोल मैनेजमेंट था इंडिया अलायंस का, वो बहुत ही बकवास किस्म का था। चुनाव से मतलब समझिए कि पहले चरण के लिए नॉमिनेशन का एक दिन बचा हुआ था और क्रॉस नॉमिनेशन चल रहा था। यही नहीं पता था कि कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ रही है और किसको नहीं लड़ना है। लास्ट तक भी फ्रेंडली फाइट के नाम पर कम से कम 8 सीटों पर लड़ाई हुई और लगभग सब हार गए। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आनन फानन में मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया गया, फिर उप मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया गया और फिर ये भी कह दिया गया कि और भी हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे अलग अलग समुदायों से, तो वो शर्मा गए ये कहने में कि हम एक मुस्लिम को बनाएंगे। नहीं कह पाए। आपको लगा कि बीजेपी माइलेज। तो कंफ्यूज्ड इलेक्शन लड़ रहा था एक इंडिया अलायंस, और ये चुनाव लड़ने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था। बहुत मिसमैनेजमेंट था, आपस में कोई तालमेल नहीं था। बहुत सारी वजह थी। एसआईआर और वोटर लिस्ट एक वजह थी। कास्ट इक्वेशन को लेकर बहुत मजबूत काम नहीं किया था इंडिया अलायंस के लोगों ने, कोई तालमेल नहीं देख रहा था। दूसरी तरफ एनडीए ने पूरी मशीनरी झोंक दी थी, पूरी पार्टी चली गई थी उठकर। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े मंत्री वहां गली गली में घूम रहे थे। जिन लोगों कोई ऐसी जाति नहीं थी जिसका विधायक ना भेजा गया, विधायक सांसद नहीं भेजा गया, तो उसका एक असर पड़ता है। खासकर विधानसभा के चुनाव में इसका, जब बड़ा नेता गली में घुस जाता है तो उसका एक असर पड़ता है। आप उसको इनकार नहीं एक कर बड़ा अंतर ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार, बीजेपी कई जातियों को लेकर के सामने खड़ी होती है। एक मुख्यमंत्री का फेस, डिप्टी सीएम के फेस, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष का फेस। सामने जो पार्टियां हैं वो उतनी जातियों का कॉम्बिनेशन सामने नहीं खड़ा कर पाती हैं। मामला केवल इतना नहीं है नीरज। मामला ये है कि आप जिनको लीडर बना रहे हैं, पहले आप जब हम लोग टेलीविजन में काम करते थे तो कहा जाता था कि बड़ी खबर का मतलब बड़ा एंकर आएगा। तो उससे वजन पैदा होगा कि लगेगा कि बड़ी खबर है। तो अगर आप सचमुच में दिल से चाहते हैं कि हिस्सेदारी दें, तो आप उनको बड़ा मानेंगे, आप उनको बड़ा बनाएंगे,
आप बताइए कि अगर आरजेडी में तेजस्वी यादव जी के अलावा कोई दूसरी जाति का या इवन यादव जाति का भी कोई दूसरा आप आपसे पूछूं मैं कि 10 नेता बताइए आरजेडी का, आप नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे कहूं कि बीजेपी के 10 नेता बताइए, आप 50 बता देंगे। तो अब जहां अंतर इतना बड़ा है, तो कहने का मतलब यह है कि लीडरशिप क्राइसिस है। लीडरशिप क्राइसिस केवल इतना नहीं होता है कि लीडर कौन है, उससे क्राइसिस नहीं सॉल्व होती है। कौन कौन लोग फ्रंट फुट पर खेल सकते हैं, कौन कौन लोग फैसले ले सकते हैं, किनको किनको पब्लिक लीडर मान रही है। तो जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं उनके सामने अब समझ लीजिए कि एक चुनौती है, और चुनौती ये है कि वो नए सिरे से नेता बनाए। उनको नेता बनाना पड़ेगा। मैं कांग्रेस पूछूं आपसे कि कांग्रेस का नेता बिहार में कौन है, आप बता ही नहीं पाएंगे। गैप बहुत बड़ा है, इसको समझना पड़ेगा। और जब तक ये पार्टियां नहीं समझेंगी, दरअसल आपस में इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है ना, उनको लगता है कि एक ही पार्टी के एक ही जाति के नेता को लगता है कि अपनी जाति का कोई दूसरा नेता ना खड़ा हो जाए, वो इनसिक्योर हो जाता है। ये जब तक रहेगा तब तक भाजपा जैसी संगठित पार्टी के साथ आप कोई निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ सकते। एक और बात आपने मुस्लिम का कहा कि नहीं कह पाए ये। मुस्लिम के लिए तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया ओवैसी को लेकर के, तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको चरमपंथी कह करके ओवैसी ने प्रचारित किया। इसको आप क्या घातक कदम मानते हैं? जिसका वोट चाहिए आपको, उसी के आप बड़े नेता को आप चरमपंथी कह रहे हैं? देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, ओवैसी जैसे लोगों की जगह कैसे बनती है। इसका मतलब है कि पॉलिटिकली आप फेल हुए। बिहार का मुसलमान तो कभी ओवैसी को तवज्जो भी नहीं देता था पिछले चुनाव से पहले तक। तो ये जगह कैसे बनी? माई समीकरण के नाम पर 15 साल तक लालू यादव ने राज किया है। तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे पिछले बार 2020 के चुनाव में। तो वो मुस्लिम वोट बैंक आपके हाथ से निकला कैसे? आपने भूलें की। तो वो भूलें क्या थी उसको समझना पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल में ओवैसी जैसे लोगों की जगह क्यों नहीं बनती है? तेलंगाना जहां से ओवैसी आते हैं, वहां से ज्यादा सीटें बिहार में हैं। एक संसदीय क्षेत्र के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी। वो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर आदमी जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। बावजूद इसके आप समझिए कि ओवैसी के पीछे जो भी मुस्लिम है, वो अपने आप को दांव पर लगाकर है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर हम ओवैसी के साथ जाएंगे तो भाजपा का एज बनेगा। और भाजपा का एज बनेगा तो चाहे आप ओवैसी को वोट कर, इस आधार पर थोड़ी ना भाजपा मुसलमान को छोड़ देगी कि आप ओवैसी को वोट देकर आए हैं। तो बावजूद इसके अगर उसके पीछे गया है, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा सिस्टमेटिक पॉलिटिकल ब्लंडर है ये। और ये तब तक आप नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आप लगातार लोगों के बीच नहीं रहते हो। जो एक क्रिटिसिज्म है बिहार में उन लोगों का जो बिहार की राजनीति करते हैं कि वो आम जनता से दूर हो गए, उन तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, वो लोगों को सुनना कम कर चुके हैं। तो एक मास लीडर लोगों से अभी भी इस स्थिति में भी, अभी कुछ समय पहले तक मैं व्यक्तिगत तजुर्बा आपको बताता हूँ, मेरे साथ कुछ लोग गए थे, उन्होंने लालू यादव से मुलाकात करने की कोशिश की और वो कहा कि अपॉइंटमेंट चाहिए, तो उनके सचिव ने कहा कि नहीं नहीं, आप शाम को 6 बजे आ जाइए, वो सबसे मिलते हैं। तो मास लीडर ऐसे होते हैं। वो हो सकता है आपको लंबा इंतजार करना पड़े, लेकिन कोई भी आदमी से मिल सकते हैं, बेटे से नहीं मिल सकते। हाँ, ये शिकायत है और ये आरजेडी के लोगों की शिकायत है। जिला अध्यक्षों ने कहा कि हम नहीं मिल सकते हैं। तो अगर इतना बड़ा डिस्कनेक्ट किसी पार्टी में खड़ा हो गया है, तो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये केवल आरजेडी के साथ नहीं है या केवल कांग्रेस के साथ नहीं है। ये मुझे लगता है कि दक्षिण भारत में डीएमके को छोड़कर जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबके सामने ये क्राइसिस है। इसलिए डीएमके ताकत में भी है। एक तो ये वजह है कि जब स्टालिन के पिताजी करुणानिधि जी जब सत्ता में आए, तो उन्होंने एक बात समझ ली कि कास्ट लाइन पर हमको काम करना पड़ेगा। वो पहले लीडर थे जिन्होंने कास्ट को किसी झिझक के साथ एक्सेप्ट नहीं किया। पेरियार की आइडियोलॉजी से आए थे, उनके संपर्क में थे, उनसे ट्रेनिंग ली थी और वो असर उनके जीवन पर हमेशा रहा। तो अब द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है
उन्होंने एजुकेशन की ताकत को समझा। आप समझिए कि 50% रिजर्वेशन किस ज़माने में कर दिया था करुणानिधि ने, बल्कि उससे ज़्यादा। मिड डे मील करुणानिधि ने शुरू किया कि हमारे बच्चे गरीब हैं, वो उनको कम से कम इस वजह से स्कूल ना आए कि उनको दोपहर का खाना नहीं मिलता, ये अच्छी बात नहीं है, तो दो स्कूलों में खाना दो। इसी बहाने आए स्कूल, तो एनरोलमेंट बढ़ा, एजुकेशन बढ़ा, 100% लगभग लिटरेसी हो गई। इसके अलावा मीडिया की ताकत को समझा, तो उन्होंने अपना प्रॉपर सोशल मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया खड़ा किया, बड़े टेलीविज़न चैनल्स खड़े किए, उसका कैंपेन चलाया। हर शहर में एक ऐसा ढाँचा है जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग चलाता है, कमिटेड लोग हैं। तो उनके पास करुणानिधि ने 100 साल की राजनीति के हिसाब से सोचा। ऐसे ही नहीं आरएसएस को वहाँ पहले ज़माने में आज भी बहुत दिक्कत हो रही है। भई इतना पैसा है, इतना पावर है, आप देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आप तमिलनाडु में एक विधायक नहीं है आपके पास। तो क्यों नहीं है? वहाँ जगह ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, वहाँ नफ़रत फैलाना। अब आप बताइए कि नफ़रत फैलाने के लिए टूल कौन बच्चे बनते हैं? दलितों के, पिछड़ों के, जो जिनके पास काम नहीं है और जिनके पास उम्मीद नहीं है, काम से भी आगे की चीज़। आप उम्मीद छीन लीजिए, वो अपने हाथ में डंडा उठा लेगा। आप उससे करवा सकते हैं, दिन भर खाना खिलाकर और उसको एक मोटरसाइकिल में तेल डलवाकर आप उससे जो चाहते हैं वो करवाते हैं। तो इसीलिए जब एम्प्लॉयमेंट की बात चलती है उत्तर भारत की राजनीति में, तो वो जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं उसको चलने नहीं देना चाहती हैं। और जो मीडिया चूंकि दक्षिणपंथियों के पास है, मीडिया कोई बहुजनों के पास, दलितों के पास, पिछड़ों के पास तो है नहीं, उन्होंने कभी खड़ा करने की कोशिश भी नहीं की। तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी तो बात ही नहीं आती। तो क्यों नहीं आती, इस पर नहीं बात करना चाहते। वो इस पर तो करना चाहते हैं कि हमारी बात नहीं आती और मीडिया जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। लेकिन रूट कॉज क्या है? जब तक कि उसको नहीं पकड़ेंगी पार्टियां, तब तक आपको यही सुनना पड़ेगा कि लालू यादव जब आए थे तो जंगल राज आया था। अब जिस तरीके के गाने आए और जो मुद्दा बन गया कट्टा और छाती और पता नहीं क्या, वो बहुत खराब था। उन सब चीजों ने मिल के कैंपेन को खराब किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार की जब बात होती है तो मायावती जी एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनी हुई हैं, लेकिन तमाम मंचों पर कहती हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ या किसी के साथ भी अलायंस नहीं करेंगे। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की पॉलिटिक्स को बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए क्या मानते हैं कि इंडिया गठबंधन में आना चाहिए इनको लेने से फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, लखनऊ में जब मायावती जी ने रैली की तो उन्होंने शुरुआत ही भाजपा को धन्यवाद देने से किया था। ये बताता है कि बहन जी जितने कटु तरीके से समाजवादी पार्टी को देखती हैं या कांग्रेस को देखती हैं, चंद्रशेखर को तो देखती ही देखती हैं, उतने कटु तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस को नहीं देखती हैं। वो सांपनाथ और नागनाथ कहती जरूर है, लेकिन ये बात सच है कि बहन जी एक ऐसे मुहाने पर हैं, बल्कि मेरी तरह के लोग तो ये कहते हैं कि बहन जी एक बार लड़ क्यों नहीं लेती हैं। अगर आज बहन जी इकलौती नेता हैं भारत में जो आज कहें कि मैं भाजपा को खत्म करूंगी और ये नरेंद्र मोदी को इस चुनाव के बाद में देखना नहीं चाहती हूँ, तो कोई ऐसा शहर नहीं है जहां वो 50,000 लोगों की भीड़ नहीं जुटा सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक समझौते करती हुई वो दिखी कि आप एक विधायक तक के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तरस जाना, ये हमारी तरह के लोगों को दुख होता है, अफसोस होता है, लगता नहीं बहन जी ये डिजर्व नहीं करती हैं। लेकिन खैर ये राजनीति है। तो मैंने कहा ना कि राजनीति में कोई चीज, कोई खाली जगह बनती है तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये नहीं भरेगी। ये वैसे ही है जैसे कि आप समंदर से पानी निकालें और सोचे कि वो जगह गड्ढा बन जाएगा, वहां पे वो गड्ढा नहीं बन सकता। वो पानी जैसा आप निकालते चले जाएंगे और वो भरता चला जाएगा। तो ऐसे में चंद्रशेखर की आमद जो है भारतीय राजनीति में, वो एक नए झोंके की तरह है, उसमें उम्मीद दिखती है। चंद्रशेखर के साथ कुछ चीजें बहुत नई हैं और वो खींचती हैं। जैसे क्या खींचती है, मैं नहीं जानता हूं कि चंद्रशेखर के पिता क्या करते थे। मुझे लगता है कि उनको जानने वाले बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि उनके पिताजी क्या। आपको चूंकि बोलते हैं कि अध्यापक थे। हाँ, तो ये जानना पड़ता है आपको, समझ, जब आप जानना चाहेंगे तब। अगर मैं कहूं चिराग पासवान, तो आपको जानने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी कि क्या करते थे।
उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे में जब आम साधारण जनता का व्यक्ति चंद्रशेखर की तरफ देखता है तो उसको एक अफेक्शन महसूस होता है। मैं अट्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर नहीं कह रहा हूँ। वो उसको लगता है कि अपने टाइप का आदमी है और ये चंद्रशेखर की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, अभी तक चंद्रशेखर ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उनके व्यक्तित्व पर कोई दाग लगे, कोई सवाल उठे। उनको जो भी मौके मिले वो बड़े संघर्ष की वजह से मिले हैं। इतने चार्ज चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से जीत जाना नगीना से, ये चमत्कार ही है। तो जाहिर सी बात है कि और लोकतंत्र में चमत्कार नहीं होते हैं। वो जनता जिसको चाहती है उसको माथे पर उठा लेती है और जिसको नहीं चाहती है। और मुझे अभी भी याद है कि जब आकाश आनंद ने शुरुआत की थी तो नगीना से ही शुरुआत की थी। हाँ, और वो बहुत सोच समझ के की थी और उन्होंने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। जो मैं उस शब्द का नाम का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। तो उससे एक नफरत झलकती है। जबकि चंद्रशेखर ने मायावती जी को हमेशा बुआ ही कहा, है ना, उन्होंने कभी बेअदबी नहीं की। लेकिन जब आप राजनीति में होते हैं तो आप अपने लिए राजनीति नहीं करते हैं, आप लाखों लोगों के लिए राजनीति करते हैं। आप उन लाखों लोगों के एस्पिरेशन को कैटर कर पा रहे हैं कि नहीं, आप लाखों लोगों की उम्मीद बनती हुई दिख पा रहे हैं कि नहीं। तो चंद्रशेखर के साथ ये सारी चीजें हैं। चंद्रशेखर युवा हैं और जो सबसे बड़ी बात है चंद्रशेखर, जो बड़ा दुर्लभ है, वो बात यह है कि चंद्रशेखर बहुजन राजनीति करने के बावजूद अपनी पहचान जातीय नेता के तौर पर नहीं देखते हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से, मैं जानता हूं कि जब आदमी उस स्थिति में पहुंचता है तो आप होना चाहें या ना होना चाहें, आपको लोग, ये तो वो देश है ना जहां सरदार पटेल को भी लोगों ने कुर्मी बना दिया। हाँ, तो उस वैसे में बचा के रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो चंद्रशेखर ने बचा कर रखा है। और जो जहां तक मेरी अपनी समझ है उनके आसपास के लोगों को देखकर या उनकी फॉलोइंग देखकर, कि सारी जातियों के लोग अब उनके साथ हैं और बहुत सारी जातियों के लोग जुड़ना चाहते हैं। महादलित जातियों के लोग, दलित जातियों के लोग, बैकवर्ड जातियों के लोग। ये बड़ी बात है। एक ने जहां तेजस्वी यादव को यादव पहचान की कीमत चुकानी पड़ी, जहां अखिलेश यादव यादव पहचान से उभर नहीं पा रहे हैं, जहां संजय निषाद अपनी पहचान से हैं, अनुप्रिया पटेल अपनी पहचान से बाहर नहीं निकल, वहां एक नेता के लिए जिसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल पावर या कॉरपोरेट पावर नहीं है, उसको एक अपनी पहचान जो है सिर्फ एक रैशनल नेता के तौर पर बना के रखना बहुत आसान नहीं होता है। और यही चंद्रशेखर की खूबी है। अब ये समय बताएगा कि वो इसको कितनी दूर तक ले जा पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रशेखर एक उम्मीद जगाते हैं और ये वो वाली उम्मीद है जो एक जमाने में काशीराम के साथ लोग देख रहे थे। कि जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जो लड़ता चला जा रहा है, जिसने मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई मसला नहीं रखा, जिसने बीएसपी की किसी ऊंची कुर्सी से कोई अपना बहुत लगाव नहीं रखा, जिसने राजनीति की। तो लेकिन ये चुनौतीपूर्ण भी है। जैसे आपने बेदाग शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को लेकर के बीजेपी से फंडेड हैं, बीजेपी के एजेंट हैं और प्लस आरोप तो हैं। एक लड़की है जो भारत के बाहर बैठ करके लगातार आरोप लगाती है। इन सब चीजों को किस नजरिए से देखते हैं? आपकी व्यक्तिगत समझ क्या कहती है? नहीं, देखिए, ये तो कह देना बहुत बड़ा आसान है। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो मुझे अभी भी याद है, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जिसमें शरद पवार से लेकर अरुण जेटली और राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक सबको अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्ट बताया था और बाद में माफिया मांगते थे। तो ये कह देना तो बड़ा आसान है, लेकिन वाकई क्या इसमें कोई एसेंस है? अगर इतना पैसा मिला है चंद्रशेखर को तो वो दिखना चाहिए। हाँ, आलीशान दफ्तर, दिल्ली में बड़ी मामूली दफ्तर से वो पार्टी चलती है, तो वो कहीं दिखता नहीं है। तो खैर, ये इसको बहुत तवज्जो फिलहाल तो देने का कोई बड़ा आधार दिखता नहीं। दूसरी बात जो आपने की किसी महिला वाली,
तो हाँ, मैं अवेयर हूँ उस बात से, लेकिन देखिए, ये सब चीज़ें जब जब कोई लीडर आगे बढ़ता है, तो उसके साथ के कुछ लोग जो पीछे छूट गए होते हैं, वो अलग-अलग तरीके से अफ़सोस के मारे अपनी जो जो जगह पहले वो खो चुके हैं, उसको दोबारा हासिल करने की या उसकी खो देने की खुन्नस में, वो तरह-तरह की ऊल-जलूल हरकतें करते हैं। मैं उसको उसी तरीके से देखता हूँ। तो हवा में कोई बात, और मैं तो यहाँ तक एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ कि ये चंद्रशेखर की भलमनसाहत है कि उन्होंने इसको बहुत तवज्जो नहीं दी है। हुँ। नहीं, एफआईआर तो है, उस महिला के खिलाफ नहीं, एफआईआर है, महिला के नोटिस है। खिलाफ एफआईआर है ना, इनके खिलाफ अगर नहीं है। नहीं है ना, तो महिला को पहले तो उनको भारत में रहकर, क्योंकि वो क्लेम करती हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी नागरिकता का स्टेटस क्या है, लेकिन वो क्लेम करती हैं कि वो भारतीय हैं। अगर वो भारतीय हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि उनको बाबा साहब में भरोसा रखना चाहिए, और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, उसमें भी भरोसा करना चाहिए, और भारत की न्याय व्यवस्था में भी भरोसा करना चाहिए। तो आप स्विट्ज़रलैंड में बैठकर ट्वीट-ट्वीट खेलकर, मैं स्विट्ज़रलैंड इसलिए कह रहा हूँ कि ये उनका दावा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो स्विट्ज़रलैंड में रहती है, और स्विट्ज़रलैंड में रहना कोई ऐसी चीज़ नहीं है चाँद पे रहने जैसा, जिसको वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती हैं, और वो उनकी कुंठा समझी जा सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हैं साफ तौर पर। वो संघ के लिए काम करती हैं। वो यूनाइटेड नेशंस में भाषण देने का दावा करती हैं, और उनका दावा जो वीडियो वगैरह डालती हैं, उसमें जय श्री राम के नारे लगाती पहली हैं। बार जय भीम के साथ जय श्री राम का कॉम्बिनेशन हुँ। हुआ है। राइट। तो कोई बाबा साहब को मानने वाला जय भीम के साथ जय श्री राम तो नहीं बोल सकता। ये बाबा साहब को इससे भद्दी गाली तो नहीं हो सकती है। तो अब बाबा साहब की वैचारिकी को गालियाँ बकने वाले लोग, अगर वो समाज के नाम पर इस तरीके की उल-जुल हरकतें करेंगे, तो उनको बाज़ आना चाहिए, अभी भी समय है। वो उसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यूपी की राजनीति के लिए जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इसको इसको क्या सुझाव है? क्योंकि वहाँ तमाम सारे लोग, ओवैसी को नहीं लिया, चंद्रशेखर को नहीं लिया, और भी तमाम लोग थे जो कह रहे थे हमें गठबंधन में ले लीजिए। तो यहाँ क्या चीज़, ऐसी चीज़ है जो चूक इनसे ना हो? नहीं, अगर इंडिया गठबंधन को सचमुच में उत्तर प्रदेश में एक अच्छी स्थिति 2027 के चुनाव में चाहिए, या एक अच्छी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। एकदम आराम से लोकसभा के चुनाव में तो मतलब अभी तक की सबसे बड़ी पार्टी, मतलब अभी तक जितनी सीट कभी नहीं पा पाई सर। तो और बावजूद इसके मैं कह रहा हूँ कि जो साझेदार दल थे इंडिया अलायंस के, उन्होंने अपना 100% नहीं लगाया था। इससे बेहतर चुनाव हो सकता था। तो जब सारी पार्टियां 100% अपना देंगी, लेकिन 2 चीजें मैं देखता हूँ। एक, कमिटेड नेताओं का गठबंधन बनना चाहिए। कमिटेड दलों का गठबंधन बनना चाहिए। तो अब कमिटेड नेताओं के भाई, अब कमिटेड तो अपने आप को ओम प्रकाश राजभर भी बताते थे। मतलब वो तो कहते थे कि सरकार बनेगी और मैं पहले योगी आदित्यनाथ को जेल में डाल दूंगा। वो कहाँ पहुंच गए फिर, और इसके लिए उनको कोई अफसोस भी नहीं है। तो उस तरीके, तो ये सब पहले नाप जोख होना चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि मायावती जी जिस धरातल पर खड़ी हैं, और उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ अलायंस में नहीं जाएंगी, तो ऐसे में आजाद समाज पार्टी की भूमिका बन सकती है प्रभावी, और चंद्रशेखर की भूमिका उससे ज्यादा बड़ी बन सकती है। तो अगर इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में सचमुच में एक गंभीर चुनौती पेश करनी है भाजपा गठबंधन के सामने, तो मुझे लगता है कि अच्छा, चंद्रशेखर ऐसा तो है नहीं, आप गठबंधन क्यों नहीं करेंगे भाई? आप संविधान को मानते हैं, नफरत आप नहीं फैलाते हैं, जातिवाद आप नहीं करते हैं, हाँ, दलित समुदाय से आप आते हैं, तो ऐसी कोई वजह नहीं दिखती है जिसमें इंडिया अलायंस उनके साथ समझौता न करना चाहे। लेकिन ये उसके नेताओं पर है कि, और ये चंद्रशेखर की अपनी सूझबूझ पर भी है कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं आने वाले चुनाव में, और किस तरीके से निगोशिएट करते हैं। कई बार बड़ी लड़ाइयों के लिए छोटी जिदें छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर लड़ाई बड़ी होती है ना, तो छोटी जीत के बावजूद नेता बड़े हो जाते हैं। चंद्रशेखर बहुत बड़े नेता थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जब उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी बनाई तो उसने 400 सीटें वो ले आए थे। इससे चंद्रशेखर का कद छोटा नहीं होता है।
तो लेकिन सम्मान के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। तो एक सम्मानजनक लोकतांत्रिक आधार पर सबको बैठकर और हम तो कह रहे हैं कि इस चुनाव को एंजॉय करने की ज़रूरत है। 2027 के चुनाव को एक उत्सव में तब्दील कर देना चाहिए। इसको जो है ये जनता का उत्सव होना चाहिए और इन सब नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं में, अपने आइडियोलॉग्स के बीच, अपने समर्थकों के बीच ये अभी से डालना शुरू करना चाहिए कि हम एक कितने खतरनाक स्थिति में हैं और अगर हमने कारगर तरीके से इसका उपाय नहीं निकाला इस चुनौती से बाहर निकलने का, तो आने वाले दिन शायद इससे ज़्यादा भयावह होंगे। तो मुझे लगता है कि सबको सब लाइक माइंडेड लोगों को साथ आने की ज़रूरत है और चूँकि चंद्रशेखर वहाँ से आते हैं जहाँ उनका संघर्ष बहुत बड़ा रहा है, वो जेल में रहे हैं, ज़मीन पे रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं, ये एक बड़ी चीज़ है। तो इन सब खूबियों का इस्तेमाल करना चाहिए इंडिया गठबंधन को। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया, यहाँ तक कि पूरे देश की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। इस आधार पर उन्होंने न सीख दी है, नसीहत दी है, बल्कि ये भी बताने की कोशिश की है कि कैसे 2027 के इस महासमर जिसको लेकर के विपक्ष की तमाम पार्टियां घबराई हुई हैं, उससे निजात पाई जा सकती है। अब आपकी बातों पर कितना अमल किया जाता है, कितना समझा जा सकता है, वो उनके विवेक पर छोड़ते हैं। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।